हेलो बच्चों, आप सबका 12वीं कक्षा के अंतर्गत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आजकल की स्थिति आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण सभी लोगों को घर से ही काम करने के लिए कहा गया है, तो हम भी उसमें हैं। और आप 12वीं में गए हैं और स्कूल तो बंद हो चुके हैं, कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। ये बात जो है, इस बात को हम यहाँ पर इस डिजिटल साधनों के माध्यम से छेद देते हैं। और हम इसी प्रकार से जब तक हमारा कॉलेज जो है यहाँ पर आरंभ नहीं होता है, उसकी शुरुआत नहीं होती है, लॉकडाउन का कालावधि जब तक समाप्त नहीं होता है, तब तक हम इसी प्रकार से यहाँ पर अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बड़ी रुचि के साथ लेंगे और आप अध्ययन भी रुचि के साथ करेंगे। सबसे प्रथम यहाँ मैं आपको 12वीं कक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है, इस पुस्तक के संदर्भ में आपको पहले जानकारी दूंगी कि इस पुस्तक में, इस किताब में है क्या, कि जिसका अध्ययन हमें करना है और अच्छे से अच्छे अंक हासिल करने हैं। तो यह किताब देखिए, इस किताब का अगर हम मुखपृष्ठ देखेंगे तो इस मुखपृष्ठ पर यहाँ हमें अलग अलग प्रकार से हम नए दौर में, नए ज़माने में यहाँ पर प्रविष्ट हो चुके हैं, यह बात इससे हमें मालूम होती है। जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, माइक अलग अलग प्रकार के, या इसी प्रकार फ़ोटो शूटिंग वगैरह, यह जो हिस्सा है, इन बातों को इस मुख पृष्ठ पर दिखाया गया है। आपको मैंने PDF भेज दी है 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक की, तो इस PDF को आपने अच्छी तरीके से देखा भी होगा। तो उसमें आप देखेंगे कि अपने पाठ्यपुस्तक का पहला पन्ना जो है वो इसी प्रकार से आधुनिक तौर तरीके उसमें दिखाए हैं। साथ ही साथ हमारे हिंदी के जाने माने जो यहाँ लेखक एवं कवि जो है, इनके संदर्भ में भी यहाँ हमें विशेष जानकारी मिलती है। तो आज मैं आपको केवल अपना जो किताब है, इस किताब में कौन कौन सी विधाएं हैं या कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई है या किस बात का हमें अध्ययन करना है, यह बातें जो है वो आपको मैं यहाँ विस्तार से बताऊंगी। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि हमें किन विधाओं का अध्ययन करना है और इन विधाओं में कितने प्रकार के पाठ हैं, सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और व्याकरण का छठा विभाग हम यहाँ देख चुके हैं, यानी यहाँ लिखा हुआ है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अब देखो, युवक भारती, यह हमारी हिंदी की किताब 12वीं कक्षा के लिए यहाँ रखी गई है। और इस किताब में, अर्थात किताब संक्षेप में है, छोटी है, बहुत बड़ी किताब है नहीं, लेकिन हमें इस बड़ी किताब न होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि जो कि खुद हमें करनी है, कि वहाँ पर जो भी तैयार करना है वो हमें खुद करना है। और इसी प्रकार बिल्कुल छोटे छोटे भागों में यहाँ पर हमें इसका अध्ययन करना है। पहली बात है गद्य और पद्य। कुल मिलाकर 12 पाठ यहाँ पर बताए गए हैं। गद्य के 6 और पद्य के 6, ऐसे कुल मिलाकर ये 12 पाठ हैं। फिर विशेष अध्ययन हेतु में कनुप्रिया नाम का लंबा काव्य है, धर्मवीर भारती जी की यह लंबी कविता, मान लीजिए खंडक काव्य के रूप में भी हम इसे कह सकते हैं। तो ऐसा यह लंबा काव्य विशेष अध्ययन हेतु यहाँ इस पाठ के अंतर्गत हमें उसका अध्ययन करना है। कनुप्रिया काव्य प्रकार है, यह धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ है। फिर अगला हिस्सा है व्यावहारिक हिंदी, जो कि आजकल हमें बहुत ही इसका यहाँ पर
उपयोग करना पड़ रहा है या एवं करना ही चाहिए, ये अनिवार्यता है आज के इस सभ्यता की। तो यहाँ इस व्यावहारिक हिंदी में हमें यही बातें देखनी है जो आजकल आप कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, और मुझे लगता है बच्चों मुझसे भी ज़्यादा आप मोबाइल चलाने में माहिर है। तो यहाँ और जिस प्रकार की आपको, जिसमें आपको रुचि है वही प्रकार आपको अध्ययन के लिए रखा गया है, तो ये कितनी बड़ी अच्छी बात है ना। तो यहाँ देखिए एकांकिका के रूप में पल्लवन इस प्रकार का एक पाठ है, यानी पल्लवन यह उसका नाम है और वो एकांकिका के रूप में दी गई है। फिर कहानी है, वो भी यहाँ पर आपको ब्लॉग लेखन, जो कि आप मोबाइल पर या कंप्यूटर पर ब्लॉग लेखन करके पैसा कमा सकते हैं, तो यहाँ वो भी बात यहाँ दी गई है। आत्मकथा के अंतर्गत आप अगर रेडियो जॉकी या सूत्र संचालक के रूप में प्रस्तुत होंगे आगे चलकर, वो आप कला सीखेंगे तो वो भी आपको जीने की एक साधन बन सकता है। तो ऐसी यह कला और इसी में आलेख है, और आगे चलकर एक शोधपरक लेख, ये भी इसमें मेरा छूट गया है लिखना, शोधपरक लेख। तो यहाँ शोधपरक लेख जो है वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी किसी विषय पर हमें कोई शोध करना है, अनुसंधान करना है, तो यह अनुसंधान करने के लिए यह पाठ भी हमें यहाँ फायदेमंद साबित हो सकता है। यानी व्यावहारिक हिंदी जो है वो प्रचलित जो यहाँ पर समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जूझने का सामर्थ्य आपको दे सकती है। फिर आगे परिशिष्ट, और परिशिष्ट में हम देखेंगे मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, जो कि हम पिछली 11वीं कक्षा में भी देख चुके हैं। पहले मैं आपको इन पहले 5 मुद्दों का स्पष्टीकरण आपको देना चाहूँगी। तो ये देखिए, पहला हम देखते हैं गद्य विभाग। गद्य जिसमें कहानी होती है, निबंध होता है, संस्मरण है, पत्र लेखन है, जो कि पद्य है नहीं, वो गद्य है। और यहाँ पर गद्य के अलग अलग जो विधाएं हैं, इन विधाओं में से एक एक प्रकार हमें यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखिए, संस्मरण अर्थात कोई एक व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के बारे में जब यहाँ हमें कुछ बताती है तो उसका स्मरण वो करती है, उसे ही क्या कहा जाता है? संस्मरण। महादेवी वर्मा जी ने कवि निराला पर यह संस्मरण लिखा हुआ है, तो ये संस्मरण हम देखेंगे। अब अगली बात है कहानी विधा। और कहानी विधा तो आपको पता है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कहानी सभी को अच्छी लगती है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानी दी गई है वो तो कहानी बिल्कुल ही सुंदर है, और यह कहानी आप जब सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध रहेंगे। तो ऐसी एक कहानी है जो हम आगे चलकर देखेंगे। फिर निबंध विधा। निबंध जो कि आप भी लिखते हैं, उसी प्रकार से कुछ साहित्यिक निबंध होते हैं। निबंध के भी अलग अलग प्रकार हैं। इन्हीं प्रकारों में से साहित्यिक निबंध के तौर पर यहाँ पर निबंध लेखन बताया गया है, जो यहाँ गद्य विधा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। फिर पत्र, बहुत ही सुंदर पत्र यहाँ पर लिखा है। आशा रानी होरा, यह जो कवयित्री है या लेखिका है, इन्होंने यहाँ पर किशोरियों को पत्र लिखा है, यानी आपकी उम्र की जो लड़कियाँ हैं, इन लड़कियों को किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आदि बातें बहुत ही माँ की ममता के साथ और सहेली के यानी सहेली जिस प्रकार से हमें कुछ बताती है, उस प्रकार से माँ और सहेली का मिला जुला मिश्रण यह इस लेखिका में हमें दिखाई देता है, जिन्होंने किशोरियों के लिए यह पत्र लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर ऐसा यह पत्र है। फिर लेख है, जिसमें यहाँ पर आधुनिक तौर तरीके में, जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, हमारी जो ओजोन वायु की परत जो है वो यहाँ कम होती जा रही है,
इसके कुछ कारण और ये क्यों हो रहा है आदि के बारे में यहाँ पर लेख लिखे हुए हैं। अनुदित साहित्य के अंतर्गत एक सुंदर कहानी है और ये भी कहानी हम आगे चलकर देखेंगे। अनुदित यानी दूसरी भाषा में लिखा हुआ, किसी अपनी भाषा के लेखक ने उसे अनुवाद उसका किया है, उसका भाषांतर किया है और वो साहित्य भी हमें यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जो कि यह अनुदित साहित्य में एक कहानी है। तो इसी प्रकार से गद्य विभाग के अंतर्गत हम कुल मिलाकर ये 6 बातें जो है वो हम देखने यानी आगे चलकर देखने वाले हैं। तो संस्मरण, कहानी, निबंध, पत्र, लेख और अनुदित साहित्य, इस प्रकार। अब पद्य की तरफ मुड़ते हैं। पद्य पद्य यानी बिल्कुल सही है, कविता, काव्य, गीत आदि प्रकार जो है इसे हम पद्य कहते हैं। और यह पद्य के भी अलग अलग विधाएं हैं, यानी पद्य एक ही प्रकार के थोड़ी होते हैं, पद्य के भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे जिसमें से कुछ प्रकार हमें यहाँ पर दिए गए हैं। पहले यहाँ चतुष्पदी दी है। चतुष्पदी जैसे कि आप मराठी में उसे चारोळी कहते हैं, यानी 4 पंक्तियों की जो कविता होती है वो है चतुष्पदी, अर्थात 4 पंक्तियों की ऐसी लंबी कविता, अलग हर 4 पंक्तियाँ अपने आप में पूर्ण होती है, ऐसे यह चतुष्पदी, इसका हम अध्ययन करेंगे। फिर नई कविता, तो हमारे पाठ्यक्रम में नई कविता यह जो प्रकार है, यानी आधुनिक कविता या मध्ययुगीन कविता, इसमें आधुनिक कविता जो है, इस आधुनिक कविता के अंतर्गत बहुत सारे काव्य प्रकार आते हैं, जैसे कि द्विवेदी युग, छायावादी युग, हलावादी युग, यह कविता के प्रकार है और उसी में से नई कविता यह एक प्रकार है। ये नई कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में 2 दी गई हैं, वो भी हम विस्तार से आगे चलकर देखेंगे। फिर पद और दोहा, ये दोनों जो है वो एक ही पाठ में, पद्य पाठ में दिए गए हैं, जिसमें एक पद है और एक दोहा है। वृंद और यहाँ गुरुबाणी के अंतर्गत आए हुए पद इसमें दिए गए हैं। वृंद के दोहे हैं और गुरुबाणी में आए हुए पद जो है वहाँ उस एक ही पाठ में 2 यहाँ पर यह काव्य प्रकार दिए गए हैं। फिर शेर यानी शेरो शायरी, जो आप शेरो शायरी सुनते हैं ना, कभी कभी आप भी करते हैं शेरो शायरी, तो इसी में से शेर ये क्या है? शेर यानी वो जंगल वाला शेर नहीं, बल्कि यहाँ पर गज़ल यह जो प्रकार होता है, गज़ल काव्य प्रकार में गज़ल यह जो प्रकार है, उसमें से 2 पंक्तियों की जो यहाँ पर 2 पंक्तियाँ होती है, उसी में से वही यहाँ पर शेर होता है। तो इस शेर को भी हम आगे चलकर देखेंगे। शायद मुझे लगता है यह शेर व शायरी जो है मुझसे आप ही बेहतर कर सकते हैं। फिर लोकगीत यानी देखिए, हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति अलग है, गुजरात की अलग है, आंध्र की अलग है, हमारे अलग अलग प्रकार के ये जो राज्य है, इन राज्यों में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोकगीत यहाँ दिखाई देते हैं, जिसमें से यहाँ कजरी नामक लोकगीत प्रकार जो है वो यहाँ हम उस लोकगीत प्रकार में देखेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से लोकगीत, शेर, पद, दोहा, नई कविता, चतुष्पदी, इस प्रकार से 6 पाठ यहाँ पद्य के बताए हैं। पद्य के भी 6 पाठ यहाँ पर है और कुल मिलाकर ये 12 पाठ यहाँ पर हो चुके हैं। फिर आगे हमें विशेष अध्ययन है, तो मैंने आपको बताया कि धर्मवीर भारती यह जो कवि है, इन कवि की कन्नुप्रिया नामक यह जो कविता है, लंबी कविता आप मान लीजिए इसे, या खंड काव्य के रूप में जो कविताएं होती है, चंपू काव्य, खंड काव्य, जो लंबी कविताएं होती है, इस प्रकार में यह कन्नुप्रिया यह काव्य आता है, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि अभी तक यह 12वीं की कक्षा के लिए यह विषय अभी तक तो नहीं था,
बीए लेवल के लिए ये पाठ्यक्रम में होता था, जो कि अब हमें यहाँ 12वीं कक्षा में देखना है। अब आगे हम देखेंगे व्यावहारिक हिंदी, जिसकी बात मैं अभी कर ही चुकी हूँ कि इस ज़माने में, जिसे हम डिजिटल ज़माना कहते हैं, इस डिजिटल ज़माने में इन बातों को हमें यहाँ आगे देखना है, जिसमें फिर एक बार मैं बताती हूँ, पल्लवन यानी किसी प्रकार यानी एकांकी के अंतर्गत पल्लवन नामक इस शब्द का स्पष्टीकरण पूरी उस एकांकिका में हमें दिखाई देता है। अध्यापक और विद्यार्थी इस प्रकार की उनकी चर्चा है और पल्लवन किसे कहा जाता है, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। जैसे कि अब तक आपने भी अपने परिचय में यानी 11वीं कक्षा तक इस प्रकार का प्रश्न हल किया है। जैसे कि देखिए, एक आध उक्ति बताई जाती है और उस उक्ति को आपको क्या करना है, उस उक्ति का विस्तार करना है, उसका स्पष्टीकरण करना है। वही पल्लवन होता है, वो उस एकांकिका के दौरान हम पूरी तरह से देखेंगे। फिर एक कहानी है जिसमें ब्लॉग लेखन, यह जो प्रकार है जो हम कंप्यूटर या मोबाइल पर यहाँ इस प्रकार से कुछ लेख लिखते हैं और उस पर डालते हैं मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, तो वो ब्लॉग लेखन के अंतर्गत बहुत से लोग, बहुत सारे यानी उसमें हमें कुछ इनकम अर्थात हमें कुछ आय हम कमा सकते हैं। ऐसे यहाँ ये सारे प्रकार बताए गए हैं, जो कि आपको आपके जीवन में आगे चलकर आप उसमें करियर करना चाहते हैं, तो ये बातें हमें इन केवल यहाँ एकांकी कहानी, आत्मकथा, आलेख, शोध पर लेख, ये जो बातें हैं वो केवल यहाँ पर उसका शीर्षक है। इस शीर्षक के अंतर्गत हमें यहाँ इस प्रकार से हमें कौन कौन सी बातों से वाकिफ होना है और इसी प्रकार ये बातें हमें आगे चलकर इस ज़माने में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ सहायक बन सकती है। जैसे कि यहाँ ब्लॉग लेखन हुआ, फिर आत्मकथा इसमें, और आलेख और शोधपरक लेख आदि में भी हमें क्या फोटोग्राफी है उसमें, या रेडियो जॉकी या सूत्र संचालक के रूप में हम आगे कैसे आ सकते हैं, अच्छा सूत्र संचालक हम कैसे बन सकते हैं, यानी अगर किसी नाटक या किसी सिनेमा, किसी फिल्म को बनाना है तो वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं, आदि बातें जो है वो इस व्यावहारिक हिंदी इस प्रकार यानी पाठ के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। अब आगे हम जो देखने जा रहे हैं वो परिशिष्ट के अंतर्गत हम 11वीं कक्षा में भी देख चुके हैं। देखिए, मुहावरे, आपको परीक्षा में मुहावरे आते हैं, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए बताया जाता है। तब मुहावरे जो है वो आपके इस गद्य में भी रहेंगे, यानी गद्य में ये सारे जो पाठ है, गद्य पाठ 6, इन 6 पाठों पर आधारित मुहावरे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ परिशिष्ट में मुहावरों का अलग से एक पाठ दिया गया है, जिसमें आपको जो मुहावरे दिए गए हैं उन मुहावरों का आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए। तो ये बात मुहावरे के अंतर्गत हम देखेंगे। फिर पारिभाषिक शब्दावली, जो कि आप 11वीं कक्षा में भी देख चुके हैं, और इस 11वीं कक्षा में जिस प्रकार के अलग अलग आपको मुद्दे दिए गए थे, जैसे तकनीकी की हो, फिर कानून की हो, इस प्रकार अलग अलग जो विभाग हैं, इन विभागों पर आपको शब्द दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ हम मोबाइल के यानी इस इंटरनेट, मोबाइल आदि जो बातें हैं, इसमें से एक खास शब्द दिया जाता है डाटा। डाटा अंग्रेजी में दिया जाता है और फिर इस डाटा का पारिभाषिक शब्दावली जो है वो आपको बताना है, जो कि आप लिखेंगे आंकड़ा। तो इसी प्रकार पारिभाषिक शब्दावली का भी हम अध्ययन आगे चलकर करेंगे। फिर व्याकरण, व्याकरण के अंतर्गत जो हिस्सा यहाँ पर दिया गया है वो, और इसमें से कुछ प्रमुख प्रकार है, कुछ गौण प्रकार है, तो लेकिन सभी प्रकारों का हमें अध्ययन करना है। पहले हम देखेंगे रस। रस के बारे में तो आपको यानी रस जो है
वो रस अगर हमारे किस यहाँ इसमें अगर रस नहीं होता तो आप उसे पढ़ेंगे नहीं। यानी रस के सिवाय हमारे मन की कौन सी भी भावना यहाँ पर प्रकट नहीं होती है। और ऐसी इसी रस का हमें अध्ययन करना है। ये रस जो है वो 11 प्रकार के हैं, जो कि 5 रस हम 11वीं कक्षा में देख चुके हैं, और अब आगे चलकर हमें 6 रसों का अध्ययन करना है। वो 6 रस कौन से हैं विस्तार से मैं अगले जो यहाँ पर वीडियो बनाऊंगी उसमें रस के बारे में आपको पहले जानकारी दूंगी। फिर दूसरा पार्ट उसमें से है अलंकार। अलंकार यानी गहना, यानी व्याकरण के अंतर्गत है ना। तो वाक्य जो होते हैं, इन वाक्यों को सजाने के लिए जो जो चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है वो अलंकार के रूप में आते हैं। जैसे हम भी देखिए अच्छा दिखने के लिए कुछ गहने वगैरह पहनते हैं ना, उसी प्रकार से वाक्यों को या यहाँ पर हम जो भी लेख लिखते हैं, जो भी यहाँ पर पाठ लिखे जाते हैं, उन पाठों को सजाने के लिए, उन लेखों को सजाने के लिए जो भी हम यहाँ पर उसे अलंकृत करते हैं, उन वाक्यों को, उन कौन कौन से अलंकारों के द्वारा किस प्रकार से उसे अलंकृत करते हैं वो हम विस्तार से आगे चलकर देखेंगे। अलंकार के अंतर्गत हम 11वीं कक्षा में शब्दालंकार देख चुके हैं। यानी शब्दों को जब अदल बदल दिया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, यह बात जो है वो हम पिछले साल देख चुके हैं। और इस साल हमें अर्थालंकार देखना है। अर्थालंकार यानी अर्थ में क्या परिवर्तन होता है। अर्थालंकार, वो अर्थालंकार कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के हैं, वो आगे चलकर हम देखेंगे। फिर वाक्यों के भेद, यानी वाक्यों के भेद जो है इसका अध्ययन तो हम बहुत यानी 8वीं कक्षा से लेकर करते आए हैं। वाक्यों के भेद 10वीं में भी है, 11वीं में भी हम देख चुके हैं, और बिल्कुल आसान प्रकार होता है। इसके संदर्भ में भी हम आगे चलकर जानकारी देंगे। रचना के अनुसार वाक्यों के भेद है। रचना यानी यहाँ जो हम वाक्यों के भेद देखने जा रहे हैं वो रचना के अनुसार भेद होंगे। और फिर काल के भेद, काल समझ में ना आया तो कोई भाषा समझ में नहीं आ सकती, इसीलिए काल हमें मालूम होना ज़रूरी है। जिसे आप अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, मराठी में काल, इस प्रकार से उसे कहा जाता है। तो ये काल के भेद जो है, और हिंदी में केवल 7 ही काल के भेद हैं। तो यहाँ आप पिछली कक्षा में भी इस पर प्रश्न आए हुए थे, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसे यहाँ पर सुलझाया था, ये मैंने देखा है। तो काल के भेद इसका भी हम अध्ययन करेंगे इस साल। फिर वाक्य शुद्धिकरण। अब देखिए यहाँ पर जो भी व्याकरण का प्रकार दिया गया है वो आपके लिए आसान दिया गया है। वो कैसे कि आपके सामने वो वाक्य दिए हैं और उसे केवल आपको पहचानना है। आपके सामने रस के वो उदाहरण दिए हैं, और वो रस कौन सा है, अलंकार दिए गए हैं, अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं, और ये अलंकार कौन सा है ये केवल आपको पहचानना है। वाक्य का भी वैसे ही है, वाक्य दिए हैं और उसमें से सरल, संयुक्त, मिश्र आदि में से कौन सा यह वाक्य है ये आपको केवल पहचानना है। काल के भेद में आपको काल का भेद जो है आपको बताया जाएगा, एक वाक्य दिया जाएगा, और इस वाक्य का आपको क्या करना है, दूसरे काल में परिवर्तन करना है। और इसी प्रकार यह काल परिवर्तन किस काल में करना है वो आपको वहाँ यहाँ पर कोष्टक में दिया जाएगा, और उसे आप उस प्रकार से उनकी सूचना के अनुसार काल का परिवर्तन आपको करना है। वहाँ पहचानना नहीं है बल्कि परिवर्तन करना है। और वाक्य शुद्धिकरण, यहाँ पर भी देखिए हमें जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य 100% गलत होता है, और हमें उस गलत वाक्य को सुधारना होता है। और इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, लिंग, वचन, कारक के अनुसार उसमें क्या परिवर्तन किया गया है वो हम जब वाक्य देखेंगे तो तब हम उसे समझ लेंगे। फिर लिंग, वचन
यानी एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें से लिंग परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। वचन के बारे में भी ऐसे ही यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो वाक्य दिए गए हैं उस वाक्यों में जो वचन है, इस वचन को आप परिवर्तित कीजिए। यानी एक वचन है तो अनेक वचन, अनेक वचन अर्थात बहुवचन है तो एक वचन। इस प्रकार उस पूरे वाक्य में जो शब्द आपको परिवर्तित करना है वो शब्द परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखना है। फिर प्रत्यय और उपसर्ग, ये भी हम यहाँ देखने वाले हैं। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में आता है। सुंदरता जैसे ता, यह प्रत्यय है, इस प्रत्यय को भी हम विस्तार से देखेंगे। और उपसर्ग उसी प्रकार शब्द के आगे आने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पर हम देखेंगे सुकन्या, कन्या सु, सु यह शब्द कन्या के आगे आया हुआ है, सु यह उपसर्ग हुआ। तो विस्तार से हम हर बात को आगे चलकर देखने वाले हैं। मैंने केवल आज की वीडियो में आपके सामने 12वीं कक्षा की युवक भारती यह किताब जो है, इस युवक भारती किताब के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक या प्रकरण या पाठ जिसे हम कहते हैं वो दिए हैं, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब अगली कक्षा में हम व्याकरण जो है, इस व्याकरण के रस विभाग को लेंगे। तब तक